नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास खबर के हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। बैठक की दास्तान करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सरकारी विभाग को खरीद की मिलेगी अनुमति। ये बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। सरकारी विभागों को मिलेगी खरीद की अनुमति। बैठक की जो दास्तान है, अध्यक्षता है, वो मुख्यमंत्री करेंगे। सभी सरकारी विभागों को खरीद की अनुमति मिल जाएगी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक से बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं जहां पर सरकारी विभाग को खरीद की मिलेगी अनुमति। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैठक की दास्तान मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। हाई पावर परचेज कमेटी की यह बैठक होनी है और साथ ही बता दें कि तमाम सरकारी विभाग को जो है खरीद की अनुमति मिलेगी। कई अहम मुद्दों पर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बैठक में जो है कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और जो अध्यक्षता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। सरकारी विभाग को जो है खरीद की अनुमति मिल सकती है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होनी है। ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होनी है। ये और इस खबर पर जरा जानकारी के लिए प्रवीण आहूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है हाई पावर परचेज कमेटी से जुड़ी हुई? इस बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी, बता देना चाहता हूं कि हाई पावर परचेज कमेटी की आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसको लेकर सबसे पहले तो जो भी कमेटी के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के तहत जो विभागों के लिए खरीद फरोख्त की जाएगी, उसी के तहत आज बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चुनावी बिगुल भी बच चुका है। कहीं ना कहीं चुनाव को भी जोड़कर देखा जा सकता है कि जो स्थिति है इस समय कहीं ना कहीं सरकार भी चाहेगी कि ऐसे मुद्दे, ऐसी चीजें बनाई जाए, जैसे अधिकार दिए जाए जिससे चुनाव के दिनों में, क्योंकि अब ठीक चुनाव नजदीक, आज लोकसभा चुनाव है, अप्रैल और मई के मध्य में जो लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेकर तमाम जो पार्टी है वो तैयारी में जुट चुकी है। तो उसको लेकर इस आज जो सरकार है कहीं ना कहीं इस तरह से अधिकार देगी जिसमें एक बेहतर चीज कुछ निकल कर आए, ताकि आम जन को कहीं ना कहीं सुविधा का लाभ मिल सके। और इसके तहत ही जो कमेटी में जो आज बैठक होगी, बैठक में तमाम सभी लोगों बैठने की जो पहले से ही चिट्ठी जारी कर दी गई, सभी लोग पहुंचेंगे और इस तरह से आज बैठक का आयोजन होगा। बैठक में तमाम सब चीजों को मद्देनजर देखा भी जाएगा कि किसी चीज की कमी ना रहे, ताकि चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से इसको जोड़ के देखा जा सकता है। जी बिल्कुल प्रवीण, और साथ ही कहा जा रहा है कि सरकारी विभाग को जो है खरीद की अनुमति मिल जाएगी। तो क्या खरीद की अनुमति मिलेगी? क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है इसको लेकर के? देखिए, सरकार के जो अपने महकमे हैं, तमाम काफी चीजें हैं जो काफी समय से रुकी हुई थी, उनको खरीद के लिए पहले से ही कहीं एजेंडा जारी किया गया था कि तमाम को ऐसी चीजें हैं जो जनहित के लिए है, जनता के लिए है, तो उसको खरीद करना बेहद जरूरी है। उसके लिए इस तरह की बैठक का होना भी बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि बैठक में तमाम चीजों के जो प्रस्ताव रखा जाएगा, भाई इन चीजों के सरकारी विभागों के लिए खरीद करना है, तो उसके लिए पहले से एजेंडा जारी करते हैं। लेकिन आज बैठक में इसको पूरी तरह से इसको जिसके असली जामा पहना दी जाएगा कि वो सब चीजों खरीद की जाए जिससे जनता को लाभ मिल सके। सरकार की अपनी योजना है, उन योजनाओं को आम आदमी तक, जैसे सरकार कहती है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को उस चीज का लाभ देना बहुत जरूरी है। तो तमाम सब चीजें पूछना चाहेंगे बैठक कितने बजे होनी है और साथ ही मुख्यमंत्री जो है कब तक शिरकत करेंगे बैठक में? बैठक लगभग जो 12 बजे के आसपास शुरू होने वाली है और तो मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और तमाम जो मंत्री हैं जो सूबे के, वो भी इस बैठक में पहुंचकर भाग लेंगे। जी प्रवीण, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। और एक दूसरी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामला जिसमें गोवा में दबोचे गए 2 शूटर्स सौरव और
दो आरोपी जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं, सौरभ और आशीष, दो शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले हैं दोनों आरोपी शूटर्स। शूटर के नाम नंदू गैंग से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं दो शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आरोपियों को लेकर बहादुरगढ़ पहुंच सकती है पुलिस। आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल करेगी पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नफेस सिंह राठी हत्याकांड मामले में खुलासा। गोवा से दबोचे गए दो शूटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दो अन्य शूटर की तलाश भी जो है पुलिस कर रही है। नफेस सिंह राठी हत्याकांड का यह मामला, जहां पर गोवा में दबोचे गए दो शूटर, दोनों के नाम सौरभ और आशीष बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवीण आहूजा। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? लगातार जो है गिरफ्तारी की मांग इस पर की जा रही थी राठी हत्याकांड मामले में, और आज जो है एक सप्ताह से लंबे समय के बाद जो है दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, दो शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, राठी हत्याकांड में दो राज्यों की पुलिस ने सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और झज्जर हरियाणा पुलिस, जो कि दोनों ने मिलकर एक सफलता हासिल की है, जिसमें दो शूटर जिन्हें गोवा से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अभी बहुत जल्द उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, ताकि जो अन्य शूटर है उनकी भी जानकारी दी जाएगी। तो तमाम ये चीजें हैं जो सब अब जांच का विषय है। जब तक जांच नहीं होगी तब तक खुलासा नहीं हो पाएगा कि क्या मुख्य कारण से हत्या की और किस तरह से हत्या की गई, क्या सब चीजें थी। तो तमाम पुलिस अब जो है अपनी कार्रवाई में जुट चुकी है। अभी जो दो आरोपी हैं उनको भी कहीं ना कहीं अरेस्ट करने की पुलिस अपनी दबिश दे रही है। तो इस तरह के लेकर जो है गोवा से जो दोनों शूटर पकड़े गए उनको अब जो है अदालत में पेश करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जी साथ ही प्रवीण, सांगवान गैंग से भी जो है इन दोनों शूटर्स के लिंक बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि भाई कहीं ना कहीं इनके सांगवान गैंग से भी जुड़ा हुआ मामला देखा जा रहा है कि आप आगे, ये तो सबसे बड़ी बात जांच का विषय है। जांच जो होगी, पुलिस जो तथ्य निकालेगी, पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इसका खुलासा भी करेगी कि क्या मामला था, क्यों ये इस तरह हत्या की गई। तो ये सब चीजें जो है जांच का विषय, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि पुलिस आगे क्या कहती है इस मामले में। जी बिल्कुल, सांगवान नंदू गैंग से जो है दोनों शूटर्स के लिंक बताए जा रहे हैं। दो अन्य जो शूटर्स है उनकी गिरफ्तारी की भी पुलिस जो है प्रयास कर रही है। बता दें कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, और गोवा से जो है दो शूटर्स को राठी हत्याकांड मामले में जो है गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जो चल रही है। इस तमाम जानकारी के लिए प्रवीण आहूजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां आज बात होगी मौसम बेमौसम जो है करवट ले रहा है, और साथ ही उससे किसानों की फसलों को क्या कुछ नुकसान हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सभी पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही है बर्फबारी। इधर हरियाणा में शनिवार को भारी वर्षा और ओलावृष्टि के बाद रविवार का जो दिन था उस दिन मौसम साफ देखा गया। दिन में धूप निकली। उधर पहाड़ों की बर्फ पिघलने से सोम और बरसाती नदी जो है उफान पर है। वहीं यमुनानगर में कई गांवों की 1000 से ज्यादा एकड़ में फसलों में पानी घुस गया है। बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि का असर प्रदेश भर में शहरों में समेत 570 गांवों में इसका जो है असर देखने को मिला है। इनमें से 200 से ज्यादा गांवों में करीब 3 लाख हेक्टेयर में गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। वहीं सोमवार से कृषि विभाग जो है आज से नुकसान का आंकड़ा जुटाएगा। और इसी बीच हरियाणा सरकार ने राज्य में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते एक स्पेशल गिरदावरी का काम 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। बता दें कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री के नाते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों आई बरसात के बाद से प्रदेश में गिरदावरी का कार्य पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब स्पेशल गिरदावरी के आदेश जो है डिप्टी सीएम ने जारी कर दिए हैं, जो कि 15 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक भी मौसम खराब होने की सूचनाएं मौसम विभाग द्वारा जारी की जा रही है। इसके बाद स्पेशल गिरदावरी का काम तेज कर दिया गया है। वहीं दुष्यंत चौटाला के अनुसार हरियाणा सरकार के द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खोला जा रहा है, जहां किसानों की जो भी फसलें खराब या बर्बाद हुई हैं उसे वे ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही राज्य सरकार नियमों के हिसाब से सभी प्रभावित किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का पूरा मुआवजा प्रदान करेगी। ये बात भी डिप्टी सीएम कह रहे हैं। वहीं हरियाणा के कई जिलों में शनिवार रात और रविवार सुबह को झमाझम बारिश हुई। वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिस कारण से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश होने से न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री का उछाल देखा गया। कुरुक्षेत्र के बाबेन की अगर बात करें तो वहां आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटे की मौत हो गई है। वहीं मौसम विज्ञान ने जो है एक बड़ी भविष्यवाणी की थी मौसम को लेकर के, जो कि सटीक साबित हुई है।
फसलों से जो है किसानों को भारी जो है आर्थिक क्षति पहुंची है, फसलों को नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश से जो है फसलें बर्बाद हो रही हैं। बता दें गेहूं, सरसों, चना और मसूर की फसलों को नुकसान पहुंचा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर है वो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी उत्तर पूर्वी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो ऊंचाई वाले स्थान है, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी का और बारिश का दौर बना हुआ था। पश्चिमी विक्षोभ का असर और जो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला, वही जो है मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिला है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बारिश से जो है लोगों को आवाजाही में भी काफी दिक्कतें हुई हैं। साथ ही जो किसानों का हाल है इस बेमौसम बारिश से वो बहुत ही बुरा है। किसान रोते बिलखते हुए जो है नजर आ रहे हैं और साथ ही उनकी फसलों को जो है भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिला है। हरियाणा की बात करें तो कई गांवों में भी इसका असर देखने को मिला है। ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है सरसों की फसलों को होना बताया जा रहा है कि सरसों की फसल जो है वो लगभग तैयार थी, अब अंतिम दौर में थी, उनकी कटाई होनी थी, लेकिन ऐसे में ओलावृष्टि से खड़ी सरसों की फसलें जो हैं वो तिरछी हो गई है और उससे सरसों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही गेहूं की फसल जो है उसे भी नुकसान पहुंचा है। चना और मसूर की बात कर ली जाए या आलू हो, तो ऐसे में इन फसलों को भी नुकसान की संभावना बताई जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उन्होंने ऐसे में फसलों की गिरदावरी करवाने के निर्देश जारी कर दिए थे और अब मौसम विभाग की भविष्यवाणी को भी उन्होंने उस पर संज्ञान लिया है और ऐसे में गिरदावरी के जो आदेश उन्होंने दिए थे उसे 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही किसानों को जो है मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि खराब मौसम में बाहर ना निकलें। बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से भी 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। और हम खास चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश ढाका, संवाददाता हमारे साथ। बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है असर, चाहे मैदानी इलाके हों चाहे पहाड़ी इलाके हों, हर जगह जो है भारत में देखा जा रहा है और इससे किसानों की कमर टूट गई है, किसान रो रहे हैं, फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो है मौसम विभाग ने 14 जिलों की, हरियाणा की बात करूं तो 14 जिलों के अंदर मौसम को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया था और ओलावृष्टि की संभावनाएं जो बताई थी, उसी बीच जो है ओलावृष्टि भी हुई। और फसलों की अगर बात की जाए तो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है जिसमें दाना अभी पक रहा था, उसको लेकर के भारी नुकसान किसानों को है। कुछ ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर किसान जो है रो रहा है, बिलख रहा है। इसके अंदर 2 जो है माँ बेटों की मौत भी जो है वो ओलावृष्टि के कारण हुई। उसी बीच अगर देखा जाए तो बार बार जो है कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो अलर्ट जरूर कर देता है, लेकिन इसको लेकर के आसमान से जो बारिश है, जो आफत उतरती है, ओलावृष्टि है, जो तूफान आते हैं, उसके अंदर किसानों को जो है 6 महीने की जो फसल है वो खेतों में खड़ी होती है, वो तहस नहस हो जाती है। अन्नदाता लगातार संकट के अंदर रहता है। अब करे भी तो क्या करे, किसान की जो खुले आसमान के नीचे है, अब फसलें हैं, चाहे गेहूं की फसल है, चना है, सरसों है, तमाम तरीके से जो है किसान कहीं ना कहीं जी जान लगा करके पूरे परिवार के साथ दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता है। लेकिन इन दिनों में आकर के कहीं ना कहीं बारिश और तूफान की अगर बात की जाए तो उससे भारी नुकसान किसानों को हुआ है। और अभी सरकार ने जो है तुरंत प्रभाव से, अगर फतेहाबाद जिले की बात करूं तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो है 2 दिन के अंदर का जो समय दिया था, उसके बाद जो किसानों के खेतों का जो है मुआयना किया जाएगा और भरपाई जो कहीं ना कहीं सरकार करने की कोशिश करेगी। जो भी मुआवजा है, किसानों की फसलें बर्बाद है, उसका मुआवजा सरकार जरूर देगी। जी बिल्कुल रमेश, किसानों की जो है रो रहे हैं, फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है और आप कह रहे हैं कि कृषि वैज्ञानिक भी जो इस पर सुध ले रहा है, साथ ही सरकार जो है फसलों की गिरदावरी भी करवाएगी। लेकिन ऐसे में किसानों का अभी क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनकी फसलें आप बता रहे हैं कि लगभग तैयार थी, सरसों की फसलें कटने के लिए तैयार थी और ऐसे में बेमौसम की ये करवट, ये मार
जिससे किसान परेशान है, क्या कुछ कहना है किसान का? देखिए, किसानों से कल भी हमारी जो है बात हुई थी। जैसे हमारे इलाके की बात करूं तो फतेहाबाद जिले के अंदर जो है 14 गांव ऐसे हैं जहां ओलावृष्टि हुई है, जिसके अंदर मैं बताना चाहूंगा गेहूं की फसल है उन इलाकों के अंदर पूरी तरह जमीन पे बीत चुकी है, क्योंकि गेहूं की फसल भी जो है पकाव पर थी इस समय, जी। और सरसों की फसल पकाव पे थी, हाइट अच्छी ले चुकी थी। जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई और भारी बारिश हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं 14 गांव ऐसे हैं जो चपेट में आए हैं, और किसान कह रहे हैं कि हमारे जो है तुरंत प्रभाव से सरकार जो है इसकी भरपाई करे, हमें मुआवजा दिया जाए। लेकिन किसान की भरपाई की अगर मैं बात करूं तो जो किसान है वो 50-60 हजार रुपए एक किला जो जमीन है वो ठेके पे लेके अपना परिवार का पालन पोषण जी। करने की कोशिश करता है, तो सरकार से मुआवजा भी मिलता है तो 10-15 हजार मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जी। किसानों की भरपाई वो सरकारें उतना नहीं कर पाती। किसान की भरपाई तो भगवान की तरफ से ही होती है, जब अच्छी फसल किसानों को मिलेगी, अच्छी पैदावार होगी तब जाके। लेकिन ठीक है, थोड़ा मोटा सहायता सरकार जरूर करती है ताकि किसान की जो कमर बिल्कुल जो ना टूटे उसको बचाया जाए किसी जी तरीके से। बिल्कुल रमेश, आपने कहा कि किसानों की तो कमर टूट ही रही है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल सबसे यहाँ पर ये उठता है कि बेमौसम बारिश तो जो ये दौर है कई सालों से चला आ रहा है। अब लगभग जो है हर कुछ महीनों में बेमौसम बारिश को हमें जो है मार झेलनी पड़ती है। ऐसे में किसानों को कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर के कृषि वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं, प्रशासन क्या कुछ तैयारी करने के लिए कह रहा है? देखिए, कृषि विभाग की अगर बात की जाए तो कृषि विभाग समय समय पर अलर्ट जरूर करता रहता है। ये इसके अंदर ये होता है कि ऊपर से अगर आसमानी आफत उतरते है उसके अंदर चारा नहीं चलता, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है कि गेहूं की फसल के अंदर पानी का एक समय होता है कि अभी हाइट पूरी ले चुकी है, लेकिन मौसम को देख के पानी दिया जाए, जिससे पूरी की पूरी गेहूं की फसल है वो आडी ना पड़े, और जो है उसके अंदर फिर मात्रा बिल्कुल ही गेहूं की घट जाती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर सकता है प्रशासन। इसके अलावा मुआवजा प्रशासन दे सकता है। अधिकारी जो है वो ग्राउंड जीरो की बात के पटवारी को भेज के गिरदावरी करवाई जा सकती है कि कितने एकड़ में नुकसान हुआ, किस किस का जो है जमीन जो के अंदर नुकसान हुआ है उसकी पटवारी के द्वारा गिरदावरी की जा सकती है। लेकिन आसमान से जो आफत उतरती है उसका जो है पूरा का पूरा जो उससे बचाव फसल का वो किसी भी सूरत में किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही ओलावृष्टि होती है, बड़े तूफान आते हैं तो उसके अंदर बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है किसान जो है संभलने की कोशिश करता है, लेकिन अब करे भी तो क्या करे, भगवान के जो है आगे किसी की पार नहीं बसती। लेकिन उसको रमेश, लेकर आप के कह रहे हैं कि जी। पटवारी को भेज करके जो है फसलों के जो नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसे में तो समय बहुत ज्यादा लंबा लग जाएगा। और ये हाल सिर्फ हरियाणा के नहीं है, पूरे भारत में अलग अलग प्रदेशों के जो है ये हालात अभी देखने को मिल रहे हैं। तो सरकार ऐसे में जो है ड्रोन की तकनीक को जो है बढ़ावा दे रही है, क्या ड्रोन का इसमें उपयोग नहीं लिया जा सकता कि वो खेत एक बड़े पैमाने पर बहुत कम समय में ड्रोन की मदद से फसलों को कितना नुकसान हुआ है उसे आंका जा सके और उसके आधार पर रिपोर्ट बना करके किसानों को मुआवजा दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात सही कही है। ड्रोन के द्वारा जो है जल्दी जो है एरिया कवर किया जा सकता है, क्योंकि जी। जो उससे जो है क्योंकि कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं, पटवारी की अगर बात करूं तो पटवारी को समय काफी लग जाएगा, क्योंकि जी। बड़ा इलाका कहीं ना कहीं है, और पटवारियों की संख्या पीछे भी जो धरने चले थे उसी बीच अगर देखा जाए पटवारियों को और बहुत से काम सौंप रखे, कहीं कहीं जी। लगा रखा है, कहीं कोई उनसे काम करवाए जाते हैं। ऐसे हालातों के अंदर बिल्कुल ड्रोन के द्वारा जो है जल्दी इसका समस्या का हल भी हो सकता है, और एक पूरा एरिया ड्रोन की सहायता से जल्दी कवर होगा, जिससे एक आकलन आ सकता है कि कितने इलाके में नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के कृषि विभाग के अधिकारी जल्द से जल्द इसकी गिरदावरी करवा के तुरंत प्रभाव से मुआवजा भी सरकार की तरफ से जारी हो जी सकता है, रमेश, और बने किसानों रहिए की हमारे हेल्प। साथ, आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ किसान विष्णु दत्त जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है विष्णु दत्त जी। आपसे जानना चाहेंगे, गेहूं की फसल बोने के लिए किसान जो है पूरे साल भर इंतजार करता है, अपने बच्चों को पढ़ाना हो, अपने परिवार का पालन पोषण करना हो, वो खेती पर निर्भर करता है। और ऐसे में जब बुआई कटाई का जब समय आता है और बेमौसम बारिश की मार, जो किसानों की फसलें वो बर्बाद हो जाती है, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बेमौसमी जो बारिश होती है, मतलब पहले तो ये है कि भी जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके के में ना और कोई ऐसी फसल है ही नहीं जी। जो जो है ना, मतलब गेहूं से सिवाय और कोई बोई जा सका। अगर बोई भी जाती है तो उन पर भी इसी तरीके से मार होती है, चाहे वो ना कपास की पैदा है चाहे ये गेहूं की है। तो कुछ है ना वातावरण में जैसे ना सारे ढांचे के अंदर तब्दीली आ गई, इसी तरीके से वातावरण में भी चेंजिंग आ गई है जी। और वातावरण में चेंजिंग का जो प्रदूषण का बड़ा कारण है, बड़ा कारण की वजह से है ना बरसात का कोई पैमाना नहीं रहा जी। मौसम है ना रोज है ना बदलता रहता है। जब बरसात चाहिए तो बरसात होती नहीं, जब नहीं चाहिए तो बरसात हो जाती है। इसलिए ना ढांचे में है ना मूल रूप से ना गड़बड़ है।
अगर कृषि वैज्ञानिकों को पूरी छूट दी जाए, सरकारी ढांचा बिल्कुल डेवलप किया जाए और उसके अंदर है ना भ्रष्टाचार ना हो, तो अगर उसको ईमानदारी से वैज्ञानिक को छूट दी जाएगी तो वो इसका कारण जरूर ढूंढ पाएगा। जी क्या विष्णु जी आपने अपनी फसलों का इंश्योरेंस करवाया था? क्योंकि सरकार जो है इंश्योरेंस की सुविधा भी मुहैया करवाती है कि, लेकिन अभी देखा जाए तो धरातल पर पूरी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र के किसानों की बात करें तो उनके क्या हाल है, क्या उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था? ये ना जी आपकी बात है ना, बिल्कुल मैं मानता हूँ दुरुस्त है, लेकिन इंश्योरेंस से काम चलने वाला नहीं है। इंश्योरेंस का भी एक फार्मूला होना चाहिए। सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि सरकार है ना वो बीमा पॉलिसी है ना तय करे। मैंने करवा रखे है, लेकिन वो करवाने का भी उसका कोई फायदा नहीं। महंगाई इतनी ज्यादा है, फसलों के रेट मिल नहीं पाते, खर्चे उसके ऊपर इतने ज्यादा है कि वो जो बीमा क्लेम के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जी कंपनियां अपनी मर्जी से ना क्लेम देती ही नहीं है। जी हाँ जी बिल्कुल, अगर बहुत सरकार का बड़ी ढांचा बात बढ़िया हो, जो है। सरकार की नीति बढ़िया हो, सरकार की पॉलिसी अगर बढ़िया हो तो किसानों को इतना ना क्लेम देने की जरूरत ही नहीं होती। बीज ठीक मिले, दवाई ठीक मिले, खाद ठीक टाइम पर मिले, पानी की व्यवस्था ठीक हो, सरकारी डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सारी या जो भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो उसके मार्फत सोसाइटियों के द्वारा सारी चीजें अच्छी मिले तो ये दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल विष्णुदत्त जी, अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये बेमौसम बरसात के हाल जो है लगातार अब बने आ रहे हैं। तो ऐसे में किसानों की क्या मांग है सरकार से कि लॉन्ग टर्म क्या प्लान तैयार किया जाए कि जिससे किसानों को कम से कम नुकसान हो, अगर बेमौसम बारिश भी हो तो भी कम से कम नुकसान हो? एक है ना, एक बड़ा सरकार का अगर कोई सरकार की पॉलिसी के तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा तैयार हो, जैसे ना जंगलों को बताया जाए, वह दरख्तों को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाए और प्रदूषण को पर ना कंट्रोल किया जाए, और सरकार की नीति ऐसी हो कि भी वास्तव में है ना किसान को हमें फायदा पहुंचाना है, तो इसके ऊपर है ना सभी वातावरण पर भी कंट्रोल किया, जलवायु पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, प्रदूषण पर भी कंट्रोल किया जाता है। और वृक्ष है ना जब ज्यादा मात्रा में लगाने वाले होंगे तो ज्यादा मात्रा में होगा तो इनमें वायु परिवर्तन भी होगा। जी बहुत जलवायु अहम परिवर्तन जानकारी होने के जी, बाद बिल्कुल। ना कुछ कंट्रोल जरूर होगा इसका। जी विष्णु जी, आपने बहुत अहम जानकारी दी कि सरकार को जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और एक मापदंड तैयार होना चाहिए, प्लान तैयार होना चाहिए कि जिससे कि अगर बेमौसम बारिश के मार भी पड़े तो भी किसानों की फसलें जो है वो कम से कम उन्हें नुकसान हो। रमेश ढाका जी आपसे पूछेंगे कि हरियाणा सरकार जो है क्या कुछ कर रही है किसानों की मदद के लिए? डिप्टी सीएम जो है गिरदावरी की तारीख उन्होंने बढ़ा दी है, साथ ही इसके अलावा और क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सरकार के हाथ में जो है यही चीजें हैं कि सरकार, जैसे अभी विष्णुदत्त जी बता रहे थे, ये इन्होंने जो बात रखी है बिल्कुल सही रखी है। बेमौसमी बारिश से जो नुकसान होता है, तमाम तरीके के जो काम है, जैसे सहयोगी हमारे किसान है विष्णुदत्त भट्टू कला जुड़े हुए हैं, जैसे इसके साथ साथ सरकार को तो यही चाहिए कि सरकार जब जैसे नुकसान किसान का खेतों में होता है तो तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाई जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम बात जो अभी हमारे किसान साथी जो है बता रहे हैं कि किसानों को बचाने के लिए, किसानों की पैदावार ठीक हो उसके लिए बीज का और खाद स्प्रे का जो नकली जो मिलती है वो उसके ऊपर सरकार जरूर अंकुश लगाए। क्योंकि बताना चाहूंगा, हर साल जो है किसान जो ठेके पे जमीन लेके खुद की खेती जैसे करते हैं, हजारों रुपए लाखों रुपए लग जाते हैं और उसके बावजूद किसानों को वो पैदावार नहीं मिलती क्योंकि खाद नकली मिलती है, बीज नकली मिलते हैं। ऐसे हालातों के अंदर जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा था, इससे जुड़ी हुई बात है, ये रखना चाहूंगा। किसान आंदोलन के अंदर यही रखा गया था कि जो खाद और बीज नकली दी जाती है उसके ऊपर सरकार कानून बनाए, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए जिससे किसानों को बचाया जा सकता है। अब आसमानी आफत ठीक है, मानता हूं कि आसमान से आफत उतरी है, जैसे विष्णुदत्त जी बताइए कि पर्यावरण बचाया जाए, पेड़ पौधे ज्यादा, ये बिल्कुल ठीक है, इससे कहीं ना कहीं बिल्कुल परिवर्तन होगा। लेकिन इसके ऊपर भी अंकुश लगाना होगा ताकि किसानों को जो है नकली खाद और नकली बीज देके उनको बर्बाद ना करें, उनके ऊपर कड़े कानून बनाए जाए, उन लोगों को कड़ी सजा दी जाए। ये भी सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। जी बिल्कुल रमेश, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे में अभी मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? हरियाणा में अभी वर्तमान में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं मौसम में? देखिए, मौसम को लेकर के अगर मैं बात करूं तो मदन लाल खेचड़ जी हैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से, जिन्होंने अभी जो बताया है कि अभी मौसम सामान्य है लेकिन कहीं ना कहीं लगातार 14 जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी किया है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं हरियाणा के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जो 2 दिन के अंदर जो बारिश हुई है जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है और अभी भी मौसम साफ खुलता नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बिल्कुल साफ देखी जा सकती है क्योंकि फसलों का पकाव का समय था और
अभी भी जो है मौसम बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है, जिसको लेकर के किसान चिंतित है, क्योंकि गेहूं के अंदर दाना बन चुका है, सरसों की फसल है, खेतों में चना की फसल है। ये हमारे इलाके की जो फसलें हैं इसके ऊपर लगातार खतरा मंडरा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश ढाका जी फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही विष्णुदत्त जी किसान हमारे साथ जुड़े थे इस खास खबर की चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी आपका भी। साथ ही देखा जाए तो बेमौसम जो मार है उसकी बेमौसम की जो मार है वो किसानों पर पड़ती दिख रही है। बेमौसम बारिश हो रही है और फसलों को जो है उससे बहुत बड़ा एक नुकसान देखा जा रहा है। साथ ही हरियाणा सरकार को भी चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लान तैयार करे जिससे कि इस तरह के जो बेमौसम की मार लगातार किसानों पर पड़ती रहती है ताकि उनके नुकसान को कम से कम किया जा सके। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया था जो 15 मार्च तक गिरदावरी करवाने की बात कर रहे हैं, और साथ ही जो है सरकार की तरफ से भी किसानों की मदद की पूरी तैयारी की जा रही है। इस खास खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।